हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द शॉर्ट में समझाओ सीरीज फॉर क्लास 12th। माई सेल्फ सी अदिति सहगल। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक शेयर कैपिटल के बाद ही उठाना है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर कैपिटल से मेल खाती हैं, मिलती जुलती हैं। काफ़ी ऐसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं जो हम शेयर कैपिटल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले शेयर कैपिटल वाला चैप्टर कवर करें, उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स पे आए। ठीक है, तो इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं मैंने वहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कवर करने वाले हैं, फिर डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश अदर दैन कैश या डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल, डिबेंचर्स इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, डिबेंचर्स और उनकी ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, एंट्री ऑन अलॉटमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना डिबेंचर बोला, डिबेंचर है क्या? डिबेंचर इज बेसिकली अ डेट इंस्ट्रूमेंट, एक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है कंपनी के हाथ में। बोरोइंग मतलब लोन लेना, हाँ काइंड ऑफ, पर लोन तो बैंक से लेते हैं ना। हाँ, पर बैंक लोन के ना बहुत पचड़े होते हैं, बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव पचड़े होते हैं उसके। मतलब बैंक वाले बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि नहीं तुम इसी में यूज़ करो, और जब तक तुम ये नहीं रीपे करोगे दूसरा लोन नहीं ले सकते, तुम ऐसे नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन सब पचड़ों से बचने के लिए कंपनीज मोस्टली क्या करती हैं? कंपनीज पब्लिक से पैसा बोरो करती हैं, पब्लिक से पैसा बोरो करती हैं। मैंने ये नहीं बोला पब्लिक को वो ओनर बनाती हैं, पब्लिक को शेयर इशू करती हैं, वो पब्लिक से पैसा बोरो करती हैं यूजिंग अ डेट इंस्ट्रूमेंट नोन एज डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और उनका प्रिंसिपल अमाउंट मोस्टली रीपेबल होता है इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, जो कि वो मोस्टली होते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर्स आर बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, जो वो इशू करती हैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, और पब्लिक को रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स करती हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इन पे। दीज आर नॉर्मली सिक्योर्ड। ठीक है, ये सिक्योर्ड क्या है, रिडीमेबल क्या है, ये आपको पता चलेगा थ्रू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स? अलग अलग टाइप्स हैं बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। डिबेंचर्स आर इधर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। बेसिकली क्या होता है, जैसे जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, है ना, तो बैंक वाले क्या बोलते हैं, मेरे को मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझे सारा पैसा दे दोगे? मेरे को तो कुछ सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को तुम्हारे पैसे के अगेंस्ट चाहिए कि हाँ अगर तुम पैसे नहीं दिया तो मैं ये बेच के तुम्हारा पैसा रिकवर कर लूँगा। जैसे पुरानी फिल्मों में नहीं बोलते थे, अरे मैंने अपना घर गिरवी रख दिया, इसकी शादी करवानी थी और मेरा घर गिरवी और सब बिक गया। तो वो गिरवी रखना बेसिकली मॉर्गेज रखना, तो बेसिकली जिस चीज़ को तुम मॉर्गेज रखते हो उस चीज़ पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर कंपनी पैसा नहीं देती है, ठीक है, तो जो सामने वाली पार्टी है जिसके पास वो चार्ज है वो चार्ज को एक्सरसाइज कर सकती है अपना पैसा रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो वैसे ही अगर डिबेंचर इशू करते टाइम आपने कोई एसेट को गिरवी रखा है, चार्ज क्रिएट किया है किसी एसेट पे, तो वो कहेंगे सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, अगर कोई ऐसे एसेट पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया है तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ऑब्वियसली सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर लेस रिस्की, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर मोर रिस्की, क्योंकि सिक्योर्ड डिबेंचर्स में अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो डिबेंचर होल्डर्स उस एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन, रिडीमेबल इररिडीमेबल, नाम से ही पता चल रहा है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो है डिबेंचर का वो कंपनी रिडीम करेगी एंड में तो रिडीमेबल डिबेंचर, अगर नहीं करेगी तो इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर के केस में जब सिर्फ कंपनी बंद हो रही होगी तब डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा मिलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बेयरर डिबेंचर। अब ये क्या है? बेसिकली रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं कि मतलब जैसे मैंने अगर डिबेंचर खरीदा तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेरे नाम के अगेंस्ट डिबेंचर हो गया कि अदिति सहगल के नाम पर इतने डिबेंचर्स हैं। उस केस में अगर मैं इन डिबेंचर्स को किसी और को बेचना चाहूँ या ट्रांसफर करना चाहूँ, मुझे कंपनी के रिकॉर्ड से अपना नाम हटाना पड़ेगा, दूसरे बंदे का नाम डलवाना पड़ेगा। तो उस केस में मैं एक डीड एग्जीक्यूट करूंगी, मतलब एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होती है। वो एक डॉक्यूमेंट होता है विच सिग्निफाइज दैट द यस डिबेंचर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस पर्सन टू दिस पर्सन, और फिर उस बंदे का नाम जो है कंपनी के रिकॉर्ड्स में चला जाएगा। दोज डिबेंचर्स आर नोन एज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। उसके अगेंस्ट बेयरर डिबेंचर क्या होते हैं? जिसके अगेंस्ट किसी बंदे का नाम नहीं लिखा होता। ठीक है, उस केस में क्या होता है, तुम ऐसे ही डिबेंचर्स बिना डीड के ट्रांसफर कर सकते हो, बस एंड में जिसके हाथ में डिबेंचर होगा उसको इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो आगे चल के शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जिसमें ऐसा क्लॉज है कि हाँ अगर डिबेंचर होल्डर चाहे
तो इतने टाइम बाद वो या तो पैसा वापस ले ले, या इसके मतलब रिडेम्पशन के टाइम पे या तो शेयर होल्डर पैसा ले ले, डिबेंचर होल्डर पैसा ले ले, या फिर हम इस पैसे के बदले उसको इतने शेयर्स इशू कर दें, कन्वर्टेबिलिटी क्लॉज। तो अगर वो कन्वर्टेबल हैं तो उनको हम बोलेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर नहीं है कन्वर्टेबल, सिर्फ पैसा ही मिलेगा उसके अगेंस्ट एंड में या फिर कुछ नहीं मिलेगा, तो दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, फर्स्ट डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जो सेकंड डिबेंचर से पहले रीपे होंगे, सेकंड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हैं जो फर्स्ट डिबेंचर के बाद रीपे होंगे। बेसिकली कुछ डिबेंचर्स हैं जो कुछ डिबेंचर से पहले रीपे होंगे, जो पहले होंगे उन्हें कहेंगे फर्स्ट, बाकियों को कहेंगे सेकंड। ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, स्पेसिफाइड रेट ऑफ कूपन होता है या तो डिबेंचर्स में, ठीक है, या फिर जीरो कूपन रेट होते हैं। जीरो कूपन रेट को हम बॉन्ड्स भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, बेसिकली वो तुमसे जब इशू करेंगे तो कम प्राइस पे इशू करेंगे, और जब तुम्हें एंड में पैसा वापस करेंगे तो इशू प्राइस से ज्यादा पैसा वापस करेंगे, और जो डिफरेंस होगा बेसिकली वो तुम्हारा इंटरेस्ट को कॉम्पेंसेट करेगा। ठीक है, अब स्पेसिफाइड रेट, डिबेंचर्स का स्पेसिफाइड रेट होता है, मतलब हम ऐसे नहीं बोलते डिबेंचर इशू किया। वो याद है धमाल मूवी में वो बोलता है ना, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ठीक है, वैसे ही अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। ये है डिबेंचर्स का पूरा नाम। मतलब जब आप कहीं पर दिखोगे पूरा, मतलब जैसे बैलेंस शीट में दिखाना है, कहीं भी दिखाना है, तो आप कैसे लिखोगे, कितने डिबेंचर इशू किए, कितना % उनका कूपन रेट है, कितने की उनकी फेस वैल्यू है। ये फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ओके, नाउ ये थोड़ी थ्योरी थी डिबेंचर के बारे में। ठीक है, डिबेंचर्स को बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है पहले ये देख लेते हैं। नाउ क्योंकि डिबेंचर्स बोरोइंग है, कंपनी ने बोरो किया है, तो मतलब कंपनी की लायबिलिटी है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आएगा। नाउ इफ द डिबेंचर्स का जो इशू है, इशू टर्म है, दैट इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब जो टाइम लेता है रॉ मटेरियल से फाइनल सारा प्रोसेस करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट होने के लिए, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो अगर तो वो जो पीरियड है, डिबेंचर पीरियड है, दैट इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स या फिर ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अगर वो पीरियड इज लेस देन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो दिखाया जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। तो इधर इट विल बी नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नाउ ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ दीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वाले डिबेंचर्स, कुछ डिबेंचर्स हैं जिनकी रिडेम्पशन जो है वो बैलेंस शीट के अगले 12 महीने के अंदर पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बना रही हूं, तो ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ दीज डिबेंचर्स कुछ डिबेंचर्स हैं जो 30 जून को रिडीम करने, 30 जून 2020 को रिडीम करने वाले हैं। उस केस में वो जो कुछ डिबेंचर्स हैं उनको हम बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। वो लॉन्ग टर्म डेट जो अभी करंटली मैच्योर होने वाला है, करंटली का यहाँ मतलब है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, तो उसको कहाँ दिखाते हैं हम, करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में। फिर अदर करंट लायबिलिटी का नोट टू अकाउंट बनाओगे, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, चिन्न स्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, 1000 जितने इतने % डिबेंचर्स ऑफ इतने ईच, और लास्ट में लिखोगे रिडीमेबल ऑन कौन सी डेट। ठीक है, ये है बैलेंस शीट की इसकी प्रेजेंटेशन। नाउ डिवेंचर्स कैन ईदर बी इशूड एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। याद कीजिए, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। एट पार मतलब जितने की उसकी फेस वैल्यू है उतने का ही आपने इशू किया। एट प्रीमियम मतलब जितने की फेस वैल्यू है उससे ज्यादा का इशू किया। एट डिस्काउंट मतलब जितने की फेस वैल्यू है उससे कम का इशू किया।
अगर आप प्रीमियम पे इशू करते हैं तो जो प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट होता है, जैसे कि शेयर्स का याद कीजिए कहाँ जाता था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में, यहाँ पर भी जो आप प्रीमियम का अमाउंट कलेक्ट करेंगे वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जी ट्रांसफर किया जाएगा। अब याद कीजिए, जैसा कि मैंने शेयर कैपिटल के टाइम पे बताया था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एक निक्का जो है बच्चा अकाउंट है, उसका यूसेज रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। जैसे वेलकम मूवी में वो नहीं बोलता मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, एक बार उदय भाई को गुस्सा है, उन्होंने स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी है वो। वैसे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की भी वही घिसी पिटी कहानी है। मेरा नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, मेरे में प्रीमियम का जो पैसा कलेक्ट होता है वो आता है, मेरी यूसेज रिस्ट्रिक्टेड है, मैं सिर्फ बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज़ किया जा सकता हूँ, या फिर मैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता हूँ, या फिर मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़ को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता हूँ, या फिर मैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज़ को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ किया जा सकता हूँ, या फिर मैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता हूँ। वही घिसी पिटी कहानी है इस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व की, पर ये घिसी पिटी कहानी याद रखनी है क्योंकि इस चैप्टर में वो घिसी पिटी कहानी याद आएगी। तो अभी के लिए प्रीमियम का पैसा आप कलेक्ट करोगे और उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि प्रीमियम या डिस्काउंट जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पे उसकी एंट्री डलती है, ठीक है, इफ क्वेश्चन स्टेट्स अदरवाइज, until and unless question states otherwise. Okay, now debentures can also be issued at discount. Shares cannot be, but debentures can be. Now when debentures are issued at discount, तो बेसिकली उसको हम इशू के टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, इशू के टाइम पे रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्री क्या होती है, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू इतने इतने परसेंट डिबेंचर्स, ठीक है। सपोज 1009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 100, मतलब इशूड एट पार। 1009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट 100, एंट्री क्या आ जाएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर्स कितने, सपोज एप्लीकेशन मनी सब रिसीव हो गई, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 लाख। सपोज इशूड एट 110, तो अलॉटमेंट के टाइम पे क्या एंट्री आएगी, एट 110 मतलब 100 प्लस 10 मतलब 10 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। तो डिबेंचर अलॉटमेंट कितने की हो जाएगी, 1,10,000 की, उसमें से डिबेंचर्स में कितने जाएंगे 1 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितने चले जाएंगे, बचे हुए 10,000 जो प्रीमियम का अमाउंट है। नाउ सपोज इफ दे आर इशूड एट 90, मतलब डिस्काउंट पे इशूड है, डिस्काउंट पे इशूड है, दैट मीन्स डिबेंचर अलॉटमेंट पे आपको सिर्फ नेट ऑफ डिस्काउंट पैसा मिला होगा, कितना 90 इंटू 1000, 90,000। फेस वैल्यू 100 थी, 90 का इशू किया, डिस्काउंट कितना दिया 10 रुपए पर डिबेंचर, तो डिस्काउंट ऑन 1000 डिबेंचर्स कितना हो जाएगा 10,000 टू 9% डिबेंचर्स, एक्चुअली में इनकी फेस वैल्यू कितनी थी 1 लाख। अब ये जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, मैंने अभी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम की गाथा बताई उसमें मैंने क्या बताया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूज्ड टू एडजस्ट दिस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज, ठीक है। नाउ ये जो डिस्काउंट होता है इसको हमें एडजस्ट करना होता है इन द ईयर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स तो जब अलॉटमेंट कर रहे हैं मतलब डिबेंचर इशू कर दिए हमने, है ना, तो अब उसी टाइम मतलब उसी साल में हम क्या करेंगे, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज अवेलेबल तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इफ इट इज नॉट अवेलेबल या फिर अगर इसका बैलेंस कम है तो बचा हुआ अमाउंट हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से एडजस्ट करेंगे एज फाइनेंस कॉस्ट। एंट्री क्या डलेगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, याद रखने वाली बात है। ओके, सो इशू हो गया एट पार प्रीमियम डिस्काउंट। नाउ डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी बाद में देखते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश, जैसे शेयर्स की कहानी है वैसी कहानी है,
एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी जैसे शेयर्स की कहानी थी बिल्कुल वैसे ही कहानी है। याद है जब कैश में इशू करते थे तो या तो एज लमसम करते थे या तो इंस्टॉलमेंट्स में लेते थे। इंस्टॉलमेंट्स में रिदम थी अच्छा ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मनी सेम। कंसिडरेशन अदर देन कैश या तो हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए प्रमोटर्स को देते थे या तो हम अंडरराइटर कमीशन अंडरराइटर को देते थे तो उनको डिबेंचर शेयर्स इशू करते थे, है ना। या तो हम एसेट खरीद रहे हैं उसके अगेंस्ट शेयर्स इशू करते थे या तो हम बिजनेस खरीद रहे हैं उसके अगेंस्ट इशू करते थे। सेम कहानी है। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए प्रमोटर्स को इशू किए जा सकते हैं डिबेंचर्स, अंडरराइटर कमीशन पे करने के लिए अंडरराइटर को इशू किए जा सकते हैं डिबेंचर, एसेट खरीदते टाइम वेंडर को इशू किए जा सकते हैं डिबेंचर, बिजनेस खरीदते टाइम परचेज कंसिडरेशन पे करने के लिए इशू किए जा सकते हैं डिबेंचर। कितने डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का फॉर्मूला भी सेम है जैसे शेयर्स में था, कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स। बस फर्क इतना है यहाँ इशू प्राइस पार प्रीमियम डिस्काउंट तीनों पे हो सकता है, वहां पर या तो सिर्फ पार होता था प्रीमियम होता था बिकॉज शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। ओके, अब हम देखेंगे शेयर्स इशूड फॉर कैश, ठीक है, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा, अब सबसे पहले देख सकते हैं डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश, ठीक है। तो जैसे शेयर्स की कहानी थी कि डिबेंचर की शेयर्स कैन बी इशूड इन लमसम, या तो एक साथ सारा अमाउंट ले लो या तो इंस्टॉलमेंट्स लो, वैसे ही डिबेंचर्स की भी कहानी है इशूड फॉर लमसम या इशूड इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर इशूड इन लमसम तो एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो इतने % डिबेंचर्स अकाउंट, जितने डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो उस हिसाब से, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आ रहा है तो याद कीजिए रिदम है अच्छा ठीक है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मनी, एप्लीकेशन के टाइम पे सबसे पहले आप एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे क्योंकि आपको अभी पता नहीं है आप कितने अलॉट करेंगे, ठीक है। तो आपने पहले एप्लीकेशन डिबेंचर एप्लीकेशंस का पैसा रिसीव किया, ठीक है। उसके बाद आपने डिटरमिन किया कि आपने कितने डिबेंचर्स अलॉट करने हैं और उस हिसाब से आपने अलॉटेड डिबेंचर्स के साथ एंट्री डाली डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इतने % डिबेंचर्स। उसके बाद अलॉटमेंट का स्टेज आएगा। अब आपको पता चल गया है कि आपने कितने डिबेंचर्स अलॉट करने हैं, तो सबसे पहले आप पैसा ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद रिसीव करेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू फलाना % डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, कॉल मनी है अगर तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू इतने % डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल है तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब जैसे शेयर्स में अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन था, वैसे ही डिबेंचर्स में भी केसेस हैं अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के। ऐसा हो सकता है कि आपने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, मतलब आपने 10,000 डिबेंचर ऑफर किए हैं इशू के लिए और उसके अगेंस्ट आपको सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशंस सिर्फ 9,000 डिबेंचर्स की आई, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। सेबी बोलता है कि 75% एटलीस्ट आप जो ऑफर कर रहे हो वो सब्सक्राइब होने चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो आपको सारा पैसा रिफंड करना है, ठीक है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब ऑफर किए से कम सब्सक्रिप्शंस आई हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब आपने ऑफर किए थे 10,000, आपको एप्लीकेशंस आ गई 20,000 की। तो अगर तो अंडर सब्सक्रिप्शन है तो ठीक है, जितने आपको सब्सक्रिप्शंस आई हैं आप सारे के सारे अलॉट करेंगे और जितने आप अलॉट करेंगे उतने के साथ आपने एंट्री डाल देनी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा आपको। पर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जैसे कि हमने पढ़ा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा, जब वो एप्लीकेशन देंगे वो तो सारे के सारे डिबेंचर्स की एप्लीकेशन मनी हमें आ जाएगी 20,000 की, पर हमने अलॉट तो सिर्फ 10,000 करने हैं। सोल्यूशन क्या है, तो वहाँ पर क्या था, या तो रिजेक्ट कर दो या प्रोराटा कर दो या कॉम्बिनेशन कर दो। सेम है यहाँ पर भी, या तो आप एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दो, 20,000 आई है ना, हम 10,000 ही कर सकते हैं, बाकी 10,000 रिजेक्ट कर दो, सिंपली आउटराइट रिजेक्शन। प्रोराटा 20,000 को आप 10,000 ही अलॉट करो और बचा हुआ पैसा आप एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट में या कॉल मनी में, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दो, कुछ एप्लीकेशंस को प्रोराटा कर दो, ठीक है। पढ़ा हुआ है ये पहले, रिपीट हो रहा है। बट अब हमारा नेक्स्ट केस है डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नाउ फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसा शेयर्स में था सेम डिट्टो वैसा है, या तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के लिए इशू किए जा सकते हैं, या अंडरराइटर कमीशन के लिए इशू किए जा सकते हैं, या एसेट खरीदा वेंडर को उसके लिए इशू किए जा सकते हैं, या बिजनेस खरीदा वेंडर को उसके लिए इशू किए जा सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के केस में इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू फलाना % डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है।
अंडरराइटर कमीशन टू अंडरराइटर, अंडरराइटर टू फलाना परसेंट डिवेंचर अकाउंट। अगर एसेट परचेज किया, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर और वेंडर अकाउंट डेबिट टू फलाना परसेंट डिवेंचर अकाउंट। अगर बिजनेस परचेज किया, सेम जैसे शेयर्स में कहानी थी वही, एसेट्स होंगे लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है। एसेट्स में से जब आप लाइबिलिटीज माइनस करेंगे आपको पता चलेगा कितनी कंसिडरेशन देनी चाहिए थी टू वेंडर अकाउंट, जितनी कंसिडरेशन देनी चाहिए थी। पर हो सकता है कि आप कंसिडरेशन ज़्यादा दे दैन रिक्वायर्ड, कंसिडरेशन कम दे दैन रिक्वायर्ड। अगर आप कंसिडरेशन ज़्यादा देते हैं दैन रिक्वायर्ड तो जो बैलेंस अमाउंट होगा वो गुडविल में जाएगा कि आप वो बिजनेस जो खरीद रहे हो उसके नाम के लिए पैसा दे रहे हो, तो वो बचा हुआ पैसा गुडविल में डेबिट हो जाएगा। अगर आप जितना पैसा बनता था उससे कम पैसा पे कर रहे हो वेंडर को, तो बैलेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो आपका क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। मतलब जितना पैसा बनता था आप उससे कम दे रहे हो, आपने वो पैसा बचा लिया, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू फलाना परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। इलस्ट्रेशन 16 ऑन पेज नंबर 9.22। EXC लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ 8,40,000। अच्छा हाँ सच, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकालना है वो भी जैसे सेम है जैसे शेयर्स का निकाला था। कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। EXC पर ये है इलस्ट्रेशन 16 ऑन पेज 9.22। EXC लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ 8,40,000 एंड टुक ओवर लाइबिलिटीज ऑफ 80,000। अच्छा, मतलब बनता कितना था देना? बनता था 7,60,000, ठीक है। एट 10% डिस्काउंट ऑफ हे लिमिटेड एट अ वैल्यू ऑफ 7,20,000, पर दे कितना रहे हैं हे लिमिटेड को? 7,20,000। बनता था 7,60,000, दे रहे हैं 7,20,000, दैट मीन्स कम दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व ऑफ 40,000। EXC Limited issued 10% debentures of 100 each at 10% discount. In full satisfaction of the price, the company decided to write off discount on debentures from securities premium reserve of 1 lakh past journal entries. ठीक है जी। 8,40,000 के एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज 80,000 की थी, मतलब नेट एसेट्स कितने थे? 7,60,000 के 7,60,000 देना बनता था। दे कितने रहे हैं? 7,20,000, कम दे रहे हैं, प्रॉफिट कमा लिया, तो ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री डाल देते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट 8,40,000 टू लाइबिलिटीज अकाउंट 80,000 टू हे लिमिटेड 7,20,000 टू कैपिटल रिजर्व 40,000, ठीक है। अब बोल रहे हैं हे लिमिटेड को हमने दिए डिबेंचर्स 10% के डिस्काउंट पे। कंसिडरेशन कितनी है देने वाली? 7,20,000, ठीक है। हमने 100 रुपये का 10% के डिस्काउंट पे दिया, मतलब 90 रुपये में। इशू प्राइस कितना है? 90 रुपये, ठीक है। 10% का डिस्काउंट मतलब 10% ऑफ 100 10 रुपये, तो इशू प्राइस कितना हो गया? 100 माइनस 10, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने आ गए? 8,000 डिबेंचर्स आपने 100 ईच के 10% डिस्काउंट पे इशू किए हैं। एंट्री डाल लो, हे लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10% डिबेंचर्स कितने थे? 8,000 निकाले थे ना, 8,000 ऑफ 100 ईच, ये तो 8 लाख से हो जाएगा। पर हे लिमिटेड का बन कितना रहा है भैया? 7,20,000, तो ये बचा हुआ 80,000 क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है 80,000, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? द कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ दिस डिस्काउंट अगेंस्ट अवेलेबल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऑफ 1 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1 लाख का अवेलेबल है, डिस्काउंट हमारा सिर्फ 80,000 का है, पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा। एंट्री क्या डलेगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन
इशू ऑफ डिबेंचर्स बाय 80,000, ये डल गई आपकी पूरी एंट्री। दिस वॉज शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इससे पहले हमने पढ़ा व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नाउ डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी? बेसिकली जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उस लोन के अगेंस्ट आपको कुछ एसेट गिरवी रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे सपोज आप कोई मशीनरी गिरवी रख सकते हैं, आप कुछ भी गिरवी रख सकते हैं, आपने जो गिरवी रखा उसे कहेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी। अब अगर उस सिक्योरिटी के अलावा आप कोई एडिशनल सिक्योरिटी भी दे रहे हैं कि व्हाट इफ अगर वो एसेट का पैसा भी इज नॉट इनफ टू पे बैक योर लोन एंड पे बैक योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का अमाउंट, तो आप एक एडिशनल सिक्योरिटी दे रहे हैं कि अगर वो एसेट इज ऑल्सो नॉट इनफ तो आप इस एसेट को बेच के इस चीज को मतलब एक्सरसाइज करके आप अपना पैसा रिकवर कीजिए, उसे हम कहेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी, इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी हम देते हैं बैंक को। नाउ डिबेंचर्स कैन बी इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब अगर बैंक के लोन को हमने पे करने में डिफॉल्ट किया और हमारी प्राइमरी सिक्योरिटी इज नॉट इनफ, तो बैंक कैन एक्सरसाइज इट्स राइट्स ऑफ दीज डिबेंचर्स। तो उस केस में हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे बैंक को, ठीक है, अगेंस्ट द लोन अमाउंट एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। अब इसके दो केसेस हैं। एक ट्रीटमेंट है कि कोई एंट्री नहीं पास करनी एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये डिबेंचर्स तब तक एक्ट में नहीं आएंगे जब तक आप डिफॉल्ट नहीं करते पेमेंट का, ठीक है। तो मतलब अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया तो इट विल बी जैसे आपने कभी कोई कोलैटरल सिक्योरिटी इशू ही नहीं करी, आपने कोई डिबेंचर्स इशू अभी किए नहीं है, आपने सिर्फ बोला है कि अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो तुम ये डिबेंचर्स का अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, तो मैं ये डिबेंचर्स इशू करूंगा, ठीक है। सो इन केस व्हेन नो एंट्री इज पास्ड, तो क्या होगा, जब आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, मतलब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो बैलेंस शीट में आप बैंक वाला लोन तो दिखाओगे, है ना। बैंक वाला लोन आपका नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ रहा होगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जब आप टर्म लोन दिखाओगे नोट्स टू अकाउंट्स में, वहां नीचे आप लिखोगे लाइन सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ कितने डिबेंचर्स, कितने परसेंट के, कितने ईच एज कोलैटरल। मतलब अगर मैंने 10% डिबेंचर्स 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच अगर मैंने इशू किए हैं कोलैटरल, तो मैं लिखूंगी कि टर्म लोन और ब्रैकेट में सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। The other cases you pass a journal entry. If you decide to pass a journal entry, उस केस में आप फर्स्ट एंट्री क्या डालोगे, डिबेंचर सस्पेंस टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, टर्म लोन आ गया आपका, टर्म लोन का अमाउंट आ गया, नीचे आप दिखाओगे 10,000 10% डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच सपोज, है ना, ठीक है। डिबेंचर सस्पेंस भी उतने से ही एंट्री डल रही है, क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस उसी एंट्री, मतलब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स। तो आपने यहाँ लिखा टर्म लोन, उसके नीचे लिखा 10,000 10% डिबेंचर्स एज कोलैटरल और माइनस कर दिया डिबेंचर सस्पेंस, ये माइनस हो गया, उतना ही अमाउंट माइनस हो गया, बाहर आया नील, और आपका बैलेंस शीट में कितना, सिर्फ टर्म लोन का अमाउंट जाएगा, ठीक है। इफ यू डिसाइड टू पास एन एंट्री, अगर आप ये सारा लोन पे कर देते हो, सब पे कर देते हो, तो आप ये एंट्री एंड में रिवर्स कर दोगे, डिबेंचर 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस डाल के, ठीक है। अब अगर आपने सारा अमाउंट पे कर दिया तो बस इसके आगे कुछ नहीं करना। पर अगर आपने डिफॉल्ट किया लोन में, अगर आपने डिफॉल्ट किया और कंपनी ने डिबेंचर्स वाला राइट एक्सरसाइज किया, तो आपको लोन और इंटरेस्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट डिबेंचर्स। उस केस में आप एंट्री क्या डालेंगे, लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। बेसिकली सबसे पहले हमने डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स एंट्री डाली,
ठीक है, जस्ट टू सिग्निफाई कि हाँ एज कोलैटरल सिक्योरिटी हमने इशू किया। इसका बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिबेंचर्स को हम फटाफट से माइनस कर देते हैं अमाउंट बाय डिबेंचर सस्पेंस, तो बाहर कुछ नहीं रहता, नील आ जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अगर सब पे कर दिया, सब खुश हैं, सब खुशबाश है, तो आपने ये एंट्री रिवर्स कर देनी है, पंगा खत्म। अगर सब खुशबाश नहीं है तो ये एंट्री रिवर्स करके आप नई एंट्री डालोगे जिसमें आप बेसिकली डिबेंचर्स इशू करोगे बैंक को अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ लोन एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, टू द ट्यून ऑफ दिस अमाउंट आप डिबेंचर्स इशू करोगे बैंक को। फिर बैंक ये राइट एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। जैसे कि एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 21, इलस्ट्रेशन 21 जिसमें वो बोलता है, इट इज ऑन पेज नंबर 9.27, ठीक है। Z Limited issued 10,000 10% debentures of 100 each as collateral securities for a loan of 8 lakhs from Dena Bank. The company was unable to repay the loan on which interest was payable as on 31st March 2020 was 2 lakh. Dena Bank on 31st March 2020 exercised the right vested in it by way of debentures being issued as collateral security. Past journal entries. अच्छा, आपने जब इशू किए होंगे तो आपने एंट्री क्या डाली होगी? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स, ठीक है। जब आपने इसको, अब वो बोल रहा है कि उसने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, उसने पेमेंट नहीं करी और बैंक ने राइट एक्सरसाइज कर दिया, तो पहले आप क्या करोगे? ये एंट्री को रिवर्स करोगे, ठीक है, और लोन और इंटरेस्ट के अगेंस्ट आप डिबेंचर्स इशू करोगे। लोन कितना है? 8 लाख का, इंटरेस्ट कितना है? 2 लाख का, उसके अगेंस्ट आप डिबेंचर्स इशू कर दोगे 10 लाख के, ठीक है। लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री बेसिकली, ये 2 एंट्रीज जाएंगी आपकी 31 मार्च को। समझ आया कोलैटरल सिक्योरिटी? बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है वो भी पता चल गया, ठीक है, और इन केस अगर डिफॉल्ट होता है तो क्या करना है वो भी पता चल गया, ठीक है। अब जो हमारा अगला केस है वो हम पढ़ने वाले हैं कि अगर रिडेम्पशन जो है वो प्रीमियम पे हो तो अलॉटमेंट के टाइम पे क्या एंट्री डलेगी। बेसिकली ये एंट्री डलेगी क्यों, पहले तो ये समझो। देखो, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो, मतलब आपको पता है, सर्टेन है कि फ्यूचर में एक ऐसा खर्चा है जो आप इनकर करने वाले हो, फ्यूचर में एक खर्चा है जो सर्टेन है कि आपने करना ही करना है, अगर आपके टर्म्स ऑफ इशू हैं कि रिडेम्पशन आप प्रीमियम पे करोगे, ठीक है। मतलब आपको आज ही पता है कि 5 साल बाद ये खर्चा होने वाला है। नाउ इफ यू रिमेंबर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट विच स्टेट्स कि you do not have to provide for anticipated profits but you have to provide for all possible losses and expenses. All possible losses and expenses you have to provide। अगर आपको पता है कि हाँ, अगर अंदेशा है कि हाँ होने वाला है, या इस केस में तो आपको पता ही है होने वाला है, पर अगर आपको अंदेशा भी है कि लॉस होने वाला है, उसको प्रोवाइड करो, तभी प्रोविजंस बनते हैं। बट हम एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स प्रोवाइड नहीं करते, तो इसलिए क्या, अगर हमें पता है कि रिडेम्पशन प्रीमियम पे है, तो हमें अलॉटमेंट के टाइम पे जब हम एंट्री कर रहे होते हैं तो हमें उस लॉस को प्रोवाइड करना होता है। हम उसे क्या बोलते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये लॉस आगे जाके होगा, आगे जाके रिडेम्पशन के टाइम पे होगा, पर ये प्रोवाइड अभी ही किया जा रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंट्री क्या डलती है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन redemption of debentures. Loss on issue of debentures account debit to premium on redemption of debentures. Loss on issue of debentures account जो है it is an expense account.
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट वैसे ही है जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट करते हैं। इसको या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट राइट ऑफ करना है, या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अगेंस्ट राइट ऑफ करना है, ठीक है, इन द ईयर इन विच डिबेंचर्स आर इशूड, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट वैसे ही है जैसे डिस्काउंट की है, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इज अ लायबिलिटी अकाउंट, इट इज अ लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। अगर आपके डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, अगर आपके डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो ये कहाँ दिखाया जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में ही, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अगर आपके डिबेंचर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं तो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहाँ दिखाया जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अगर आपके डिबेंचर्स जो हैं वो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में दिखाए जा रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहाँ आएगा? करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लायबिलिटी अकाउंट है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एक्सपेंस अकाउंट है, जो या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट होगा या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखाया जाएगा। एज फाइनेंस कॉस्ट या बोरोइंग कॉस्ट। और किस साल में? जिस साल में डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, तो हमारे केस में अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है, ओके। अब आपके जो डिबेंचर्स हैं उसके केसेस होंगे, ठीक है। क्या क्या केसेस बन सकते हैं? 6 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। देखो डिस्काउंट पे रिडीम तो नहीं कर सकते, जितना पैसा लिया या तो उतना वापस करोगे या उससे ज़्यादा वापस करोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते कि उससे कम वापस कर रहे हो। तो या तो इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, या तो इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट पार, या इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, या इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार, या इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम, ठीक है। अब ये केस देखो, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, मतलब आप इशू भी डिस्काउंट पे कर रहे हो और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हो। मतलब जब आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो आप कम पैसा ले रहे हो, और जब आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो ज़्यादा वापस कर रहे हो। यहाँ पर एक लॉस और यहाँ पर दूसरा लॉस, तो एंट्री क्या हो जाएगी? देखो ये वाली जो एंट्री है ना, इसको हमें अलॉटमेंट के टाइम पे घुसाना होता है, ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे घुसाना होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास दो, एक तो ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाएगा क्योंकि हम प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आ रहा होगा क्योंकि हम जब इशू कर रहे हैं तो भी हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। अब या तो आप ये दोनों अकाउंट दिखा लो या फिर आपके पास ऑप्शन है इन दोनों लॉसेस को ऐड करके आप एक अकाउंट में दिखा दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। दोनों को एक उसमें दिखा दो जिसमें कि डिस्काउंट ऑन इशू भी इंक्लूड होगा और रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम देना है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। एंट्री कैसे डलनी है वो हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं। इलस्ट्रेशन 30 है जिसमें ये सारे के सारे केसेस डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन 30 देख लेते हैं तो हमें ये सारे केसेस ही समझ आ जाएंगे।
Past journal entries for the issue of debentures in each of the cases. 10% debentures of 100 each, issued at 100, repayable at 100. मतलब issued at par and payable at par. तो बैंक to debenture application, to 10% डिबेंचर, ठीक है। नेक्स्ट इज इशूड एट 95, ये है हम इलस्ट्रेशन 30 कर रहे हैं, ठीक है, पेज नंबर 9.35। इशूड एट 95, रीपेबल एट 100, इशूड एट 95, इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेबल एट पार। तो जब हमने 95 पे इशू किया तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आया होगा हमारे पास 95 से, है ना। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि रीपेबल एट 100 है, मतलब रीपेबल एट पार है, तो प्रीमियम पे कुछ नहीं हो रहा, टू 10% डिबेंचर्स, ठीक है। 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, इशूड एट 105, रीपेबल एट 100, इशूड एट प्रीमियम, रीपेबल एट पार। तो जब आपने इशू किया प्रीमियम पे तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपको पैसा कितना आया, 105। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, रीपेबल तो पार पे ही है, तो कुछ वहाँ तो लॉस नहीं है, पर यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ज़रूर जाएगा 5 रुपये, क्योंकि इशू किया है प्रीमियम पे। 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, इशूड एट 100, रीपेबल एट 105, इशूड एट पार, रीपेबल एट प्रीमियम। तो जब आपने पार पे इशू किया तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो आपका आ गया 100, इट इज़ रीपेबल एट 105। तो मतलब इस एंट्री को हमने कहीं पर घुसाना है, और अलॉटमेंट के टाइम पे घुसाना है, क्योंकि इशू के टाइम पे ये एंट्री डलती है, ठीक है। तो अलॉटमेंट के टाइम पे अब ये एंट्री को हमने घुसाना है। अलॉटमेंट के टाइम पे जनरली हमारी एंट्री क्या होती, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर्स, है ना। ये एंट्री को बीच में घुसाना है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टोटल एंट्री क्या बन गई, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 रुपये, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपये, टू 10% डिबेंचर्स 100 रुपीज, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 5 रुपये, ठीक है। ऐसे घुसेगी बीच में एंट्री। अगला केस है 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, इशूड एट 95, इशूड एट डिस्काउंट, रीपेबल एट 105, रीपेबल एट प्रीमियम। अच्छा, मतलब बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट तो आया आपका 95, बट अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बाय 95, डिस्काउंट है ऑन इशू 5 रुपये, ठीक है। उसके अलावा लॉस ऑन इशू अलग से 5 रुपये है, टू 10% डिबेंचर्स 100 रुपीज, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 5 रुपये। मतलब अगर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नहीं होता तो नॉर्मल डिस्काउंट की एंट्री इमेजिन करो ना,
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू टू 10% डिवेंचर, बीच में हमें ये वाली एंट्री घुसानी थी बस, ठीक है। नॉर्मल एंट्री इमेजिन करके बीच में इसको घुसा देना। ऑल्टरनेटिवली इन दोनों को मिलाकर हम ऐसे भी डाल सकते थे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95 रुपीज टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10 रुपए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो कि प्रीमियम पे रिडेम्पशन का प्रीमियम अमाउंट है, उसको मिला के हमने 10 रुपए से कंबाइंड वो डाल दिया। टू 10% डिबेंचर 100 रुपए, टू प्रीमियम और रिडेम्पशन 5 रुपए, 105 मैच हो रहा है, ठीक है। लास्ट केसेस 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट 105, रीपेबल एट 110, इशूड एट प्रीमियम, रीपेबल एट प्रीमियम। तो व्हेन यू विल इशू इट एट प्रीमियम तब एंट्री क्या डालोगे, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105, ठीक है। जब अलॉट करोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 105, लॉस ऑन इशू 10, टू 10% डिवेंचर्स 100, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10। लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को हमने घुसा दिया नॉर्मली जो सिर्फ इशू ऑन प्रीमियम की एंट्री है बेसिकली, ठीक है। यही ट्रीटमेंट है कि अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो उस केस में आपको इशू के टाइम पे इस वाली एंट्री को घुसाना होता है। डिस्काउंट पे अगर आप इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप डिस्काउंट और रिडेम्पशन प्रीमियम को मिला के एक अकाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स में एंट्री डाल सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं उस अकाउंट को बाय टोटल जो डिस्काउंट है और जो रिडेम्पशन प्रीमियम है। समझ आया? तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। अब हमें पता है कि डिबेंचर्स कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो दैट इंटरेस्ट कैन बी पेबल हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, व्हाटएवर, ठीक है, एज द टर्म्स ऑफ इशू में प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम साल में 2 बार भी दे सकते हैं, साल में 4 बार भी दे सकते हैं, या फिर साल के एंड में 1 बार दे सकते हैं, ठीक है। एंट्री क्या है, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट एंड डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ड्यू करने के टाइम पे ये, पे करने के टाइम पे ये, ठीक है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है आपको पता है वो हमसे टैक्सेस लेती है, ठीक है, हमसे लेती है, कंपनी से लेती है, सबसे लेती है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, TDS, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। मतलब कि आप अगर किसी को कुछ पेमेंट कर रहे हो, आप अगर किसी को कुछ पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट अगर एक सर्टेन क्राइटेरिया में फॉल करती है, आप किसी को कुछ पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट एक सर्टेन क्राइटेरिया में फॉल करती है, तो उस पेमेंट पे भैया टैक्स आपको सोर्स पे थोड़ा सा टैक्स काटना पड़ेगा, मतलब वो टैक्स काट के पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब एक सर्टेन टाइप की अगर वो पेमेंट है, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट एक्सीड कर रही है, तो उस केस में आप वो टैक्स काट के बंदे को पे करोगे, और ये जो टैक्स आप काट रहे हो ये आप गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट को पे करोगे। उससे क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी, एक तो गवर्नमेंट की टाइमली कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हो जाएगी, मतलब सिर्फ साल के एंड में ही नहीं टैक्स आएगा उसको, या सिर्फ ड्यू डेट में नहीं, ऐसे बीच बीच में भी टैक्स आता रहेगा। और दूसरा, गवर्नमेंट को पता चलता जाएगा कि किसको कहाँ कहाँ से पेमेंट्स आ रही हैं, कैसी कैसी टाइप की पेमेंट्स आ रही हैं कुछ सर्टेन टाइप्स की पेमेंट्स के लिए, ठीक है। वैसे ही TDS इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज, जब वो डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करें तो वो TDS काट के इंटरेस्ट पे करें। मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट सपोज अगर 100 रुपए का है, ठीक है, तो उस पर प्रिस्क्राइब्ड रेट पे वो TDS काटें, ठीक है। मतलब अगर 100 रुपए का है, सपोज अगर मैं बोलूँ 10%, ठीक है, तो 10 रुपए का वो TDS काटें,
और बचा हुआ पैसा डिवेंचर होल्डर्स को दें, तो उस केस में एंट्री क्या हो जाएगी? अगर हम टीडीएस की एंट्री डाल रहे हैं तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बाय द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स, इंटरेस्ट माइनस टीडीएस। कि कितना पैसा डिवेंचर होल्डर्स को जाएगा? टैक्स हट के ही जाएगा। टू टीडीएस पेबल, उतने अमाउंट से। डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक, जितना टीडीएस, जितना इंटरेस्ट का अमाउंट डिवेंचर होल्डर के हाथ में जा रहा है, दैट इज टोटल इंटरेस्ट माइनस टीडीएस। और ये जो टीडीएस पेबल है, ये भी हमें टीडीएस पेबल टू बैंक 10 रुपये ये गवर्नमेंट के खाते में जमा कराना होता है, ठीक है। सो बेसिकली इफ देयर इज नो टीडीएस तो एंट्री क्या होगी? जो ब्लैक में, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। और अगर टीडीएस है तो एंट्री क्या होगी? डिवेंचर इंटरेस्ट को हम डिवाइड करेंगे उन हिस्सों में, एक जो डिवेंचर होल्डर के हाथ में जाएगा, दूसरा जो टीडीएस पेबल बनेगा। जो डिवेंचर होल्डर के हाथ में जाएगा वो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, डिवेंचर होल्डर को दे दिया जाएगा। जो टीडीएस पेबल में जाएगा वो टू बैंक करके गवर्नमेंट के खाते में जमा करा दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज द एंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ठीक है। अब लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही है। वो या तो एसपीआर से डिडक्ट होंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस नहीं है या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में एडिक्वेट बैलेंस नहीं है तो बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से डिडक्ट होगा, ठीक है। इसको आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में, इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस, और रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट्स में आप दिखाएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम इतना था लेस डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। बचा हुआ बैलेंस बाहर आ जाएगा। सरप्लस ओपनिंग बैलेंस ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बेसिकली, सरप्लस इज प्रॉफिट। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है? लेस अगर आप डिस्काउंट या प्रीमियम का अमाउंट इसमें से एडजस्ट कर रहे हो, और उसका बचा हुआ अमाउंट यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों का सम जो है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस का चला जाएगा, ठीक है। ओके, द टॉपिक इज अबाउट टू एंड। हम एक इलस्ट्रेशन कर लेंगे जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वी आर गोइंग टू डू इलस्ट्रेशन 40 ऑन पेज नंबर 9.44। जिनके पास नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें गूगल ड्राइव के, तो आपको इलस्ट्रेशन मिल जाएगी। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2000, इसमें ना अब पार्ट्स हैं चीज़ों के, ठीक है, तो हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 अंशिका लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ रुपीज़ 4,30,000, मतलब बिजनेस परचेज हो रहा है, ओके। एसेट्स ऑफ 4,30,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 90,000। तो कायदे से देना कितना बनता था? 3,40,000, ठीक है। ये हम पहला स्टेप ही होता है, हम रफ में इंफॉर्मेशन लिख लें, ठीक है। एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 3,80,000, ग्रेग लिमिटेड को दे कितना रहे हैं? 3,80,000। देना कितना चाहिए था? 3,40,000, मतलब 40,000 क्या है? गुडविल। ये कैसे आई? कितना दे रहे हैं माइनस कितना देना चाहिए था, ठीक है। At an agreed value of 3,80,000, it issued to the vendor 10% debentures of 100 each at 5% discount, redeemable at par after 5 years in full satisfaction. Issue कितने हुए? 5% डिस्काउंट पे 10% debentures of 100 each. 100 के डिबेंचर्स 5% डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, दैट मीन्स इशू प्राइस क्या है? 95, ठीक है। 95 इज द इशू प्राइस फॉर कंसिडरेशन ऑफ 3,80,000। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकल जाएंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इक्वल्स टू कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। कितना आ गया ये? 4,000 डिबेंचर्स, ठीक है। 4,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इतने पार्ट की एंट्री डाल दें हम, एक पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या एंट्री डलेगी आपकी? बिजनेस टेक ओवर की, एसेट अकाउंट डेबिट,
गुडविल हमने कैलकुलेट की है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू ग्रेग लिमिटेड। 4,30,000 के एसेट हैं, 40,000 की गुडविल है, 90,000 की लायबिलिटी है, 3,80,000 का ग्रेग है। ठीक है, अगली एंट्री क्या आ जाएगी? ग्रेग लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,80,000। हम डिबेंचर्स 4,000 इशू कर रहे हैं, 10% डिबेंचर्स 100 रुपए के हैं, 4,000 डिबेंचर्स तो 4 लाख, और बचा हुआ 20,000 क्या आ गया? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। ठीक है, ओके। अब अगला क्या है? ये हो गया आपका पार्ट नंबर 1। ठीक है, अगला है ऑन द सेम डेट, ये है 1 अप्रैल 2019। ऑन द सेम डेट the company issued 511% debentures of ₹100 each as a collateral security to a bank who had advanced a loan of 45,000 to it for 3 years, and also issued 5,012% debentures of 100 each at par, redeemable after 3 years। ठीक है, सेम डेट पे 1 अप्रैल 2019 को सबसे पहले तो लोन आया। ठीक है, बैंक टू बैंक लोन, कितने का लोन आया जी आपके पास? 45,000 का। ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमने डिबेंचर्स इशू किए, 500 डिबेंचर्स इशू किए, 100 रुपए ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर सस्पेंस टू 11% डिबेंचर्स, 500 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 50,000। 50,000। अब एक बात याद रखने वाली ये है कि इंटरेस्ट इज नेवर पेड ऑन डिवेंचर्स इशूड फॉर कोलैटरल। क्यों? क्योंकि भैया मैंने आपको बताया था कि जो कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं ना, वो उस टाइम से इफेक्ट में नहीं आते जब वो इशू करते हैं, वो उस टाइम से इफेक्ट में आते हैं जब कंपनी ने एक्चुअली में डिफॉल्ट किया है। तो क्या अभी ये डिवेंचर्स एक्चुअली में इशू हुए हैं? नहीं, ये डिवेंचर्स अभी एक्चुअली में इशू नहीं हुए। हमने सिर्फ एक तरह से हम बता रहे हैं कि हाँ ये हमने एज कोलैटरल किया है, और अगर डिफॉल्ट हुआ तो बैंक ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है, डिवेंचर्स बैंक ले सकता है। पर अभी क्या है, ले सकता है बैंक? अभी नहीं ले सकता। जब तक हम बैंक का लोन बकायदा पे कर रहे हैं तब तक बैंक कुछ नहीं कर सकता इन डिवेंचर्स के बारे में। तो अगर कुछ नहीं कर सकता तो क्या हम फालतू में इंटरेस्ट पे करेंगे? नहीं, क्योंकि इन सब्सटेंस डिवेंचर्स हैव नॉट बीन इशूड येट। ओके, सो इंटरेस्ट इज नॉट पेबल ऑन डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इंटरेस्ट इज नॉट पेबल ऑन डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, ये होगी 1/4/9 को दूसरी एंट्री। ठीक है, इट ऑल्सो इशूड 5,012% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, रिडीमेबल आफ्टर 3 years एट 5% प्रीमियम। इशूड 5,012% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार, पार पे इशू किए, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, मतलब इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो अब उसकी क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन कितने आ जाएंगे हमारे पास? 5 लाख। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर्स, पर क्योंकि ये रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो हमें वो वाली एंट्री बीच में घुसानी है। कौन सी वाली? वो लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, तो कितना है? 5% प्रीमियम है, 100 रुपए के डिबेंचर है, 5% प्रीमियम मतलब 5 रुपए का प्रीमियम, 5,000
डिबेंचर्स हैं, तो 5000 इंटू 5 25,000 का तुम्हारा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बन रहा है, ठीक है। उसकी एंट्री आ जाएगी ये। दिस एंट्री इज ऑल्सो ऑन 1 अप्रैल 2019 ओनली, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल एट हाफ ईयरली ऑन 30th September 31st March, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज 20%. The company had 1,20,000 in securities premium reserve at the end of year. Past journal entries. ठीक है, अब इंटरेस्ट पे कराना है। सबसे पहले 30th September इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्या एंट्री होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू TDS पेबल, है ना। फिर डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, TDS पेबल टू बैंक, है ना। अब कितना इंटरेस्ट बन रहा है देखो, एक तो ये डिबेंचर्स इशू करे हैं हमने 10% डिबेंचर्स, 4,000 डिबेंचर्स 10% कूपन रेट 100 रुपये ईच, मतलब इंटरेस्ट कितना बन जाएगा इस पे साल का? 10% ऑफ 4,40,000, ठीक है। कोलैटरल वाले पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना। हमने जनरल कितने कौन से इशू किए हैं? 5 लाख के डिबेंचर्स हैं, 12% का कूपन रेट है, तो उस पे इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 60,000। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा है हमारा? 1 लाख का, पर हमें हाफ ईयरली देना है, ठीक है। तो आधे साल का कितना बन जाएगा हमारा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 50,000, ठीक है। जो 4 लाख वाला है उसका हाफ ईयरली बनेगा 20,000, और जो 5 लाख वाला है उसका हाफ ईयरली बन जाएगा 30,000। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना बना हमारा? 50,000। तो डिबेंचर इंटरेस्ट तो आ गया आपका 50,000 से। आप बोल रहे TDS इज डिडक्टेबल एट 20%, 50,000 के इंटरेस्ट पे 20% का TDS काटना है, तो मतलब TDS कितना कट रहा है हमारा? 10,000, और बचा हुआ हमारा कहाँ जा रहा है? डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। हाउ डिड दिस 10,000 कम? दिस इज 20% ऑफ 50,000, और ये 50,000 यहाँ से आया हमारा, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 40,000, TDS पेबल टू बैंक 10,000, 31 मार्च को फिर से ये एंट्री रिपीट होगी। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेबल, ठीक है, ठीक है। अब वो बोल रहा है द कंपनी हैड 1,20,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। 1,20,000 SPR था, ठीक है। अब देखो, एक ये रहा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 20,000, ठीक है। एक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 25,000 ये रहा, ठीक है। इसके अलावा तो कोई डिस्काउंट, कोई लॉस नहीं है। इसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अगेंस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, तो कर दीजिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड टू लॉस ऑन इशू, ठीक है। कितना? 20,000 ये था, 25,000 लॉस ऑन इशू था, टोटल कितना हो गया? 45,000, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। इसके अलावा हमें जो डिबेंचर इंटरेस्ट है उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है एज फाइनेंस कॉस्ट, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ये कितना है? 50,000 प्लस 50,000 कितना हो गया?
1 लाख, ठीक है। बस ये हो गई आपकी डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की एंट्री, ये हो गई आपकी एसपीआर ट्रांसफर करने की एंट्री। और कुछ बोल रहा है? नहीं। पास जर्नल एंट्रीज, बस पास हो गई जर्नल एंट्रीज। इसमें हमने क्या क्या कवर किया? हम जब प्रीमियम पे जब हम रिडीम करते हैं तो वो वाली एंट्री भी कवर कर ली, इंटरेस्ट भी कवर कर लिया, कंसिडरेशन अदर दैन कैश भी कवर कर लिया, टीडीएस भी कवर कर लिया, ठीक है। और हमने इसमें कवर कर लिया कि ट्रीटमेंट क्या हो गया ऑफ लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। सो दिस वाज योर टॉपिक, दिस वाज होल ऑफ योर टॉपिक विच इज द इशू ऑफ डिबेंचर्स। खत्म हो गया चैप्टर इसके साथ। इट वाज दैट इजी, इतना आसान, इतना छोटा चैप्टर, ठीक है। इसके क्वेश्चंस कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। द न्यूज़ इज कि वी आर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम नाउ, लर्न कॉमर्स विद CA अदिति। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, फॉलो कीजिए। एंड कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम with another lecture. Till then, tata, stay safe.